today we are going to read fifth chapter of SST of class 6. The chapter name is What Do Books and Burials Tells Us. तो जैसा कि बुक चैप्टर का नेम ही है कि किताबें और जो मिट्टी में दफनाई हुई चीज़ें हैं उनसे हम क्या जानते हैं, क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं. सो लेट अस बिगिन. इंट्रोडक्शन. देखिए, इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो इसमें वेदास के बारे में बताया हुआ. वेदास में आपको बताना चाहूँगा ये 4 रिलीजियस बुक्स हैं जिनका नेम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ये एंशिएंट टाइम में लिखी गई थी, ठीक है. और उनका जो लिखने का पैटर्न है सारा उनको हाइम हाइम में लिखे गए. उसका जो पैटर्न है वो हाइम में लिखा गया. हाइम क्या होता है ये आपको बताऊं. हाइम जो होता है वो भजन, हम आपने जानते होंगे, सुनते भी होंगे, तो भजन के फॉर्म में ये लिखी गई, ठीक है ना. तो इनको जो डिवाइड किया गया है इनके नेम के आधार पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ऋग का मतलब होता है प्रेज, तारीफ करना. समा का मतलब होता है सॉन्ग, गाना. यजुर सैक्रिफाई करना, त्याग करना. और अथर हमारी जो डेली लाइफ का प्रोसीजर होता है उसके बारे में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं. ऋग्वेद. देखिए, ऋग्वेद जो है सबसे माना जाता है कि सबसे पुराना वेद है और इसके अंदर 1028 हाइम्स हैं जो गॉड और गॉडेस को उनकी तारीफ में या उनको प्रे करते हुए लिखी गई है. और जो मेन इसमें गॉड है वो 3 है, अग्नि, इंद्र और सोम. इन तीनों के बारे में बताऊं. अग्नि जो कि आग को रिप्रेजेंट करते हैं, इंद्र जो कि देवताओं के योद्धा माने गए हैं, और जो तीसरे हैं सोम वो नेचर के देवता माने गए. देखिए, ये जो वेद है इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत में लिखी गई है. और जो इसके एक्सपर्ट होते थे, जो इसको डिसाइड करने वाले, पहले माना जाता था कि वो सिर्फ इसको ओरली करते थे, ओरली अपने आने वाली पीढ़ियों को इनको सिखाते थे. लेकिन धीमे धीमे फिर इसको रिटन फॉर्म में भी लिखना शुरू किया. उससे पहले ये सिर्फ वर्बली चलती थी, कोई रिटन फॉर्म नहीं थी. और इसमें सिर्फ गॉड के बारे में नहीं, सबके बारे में बताया गया है. नेचर के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, मतलब ह्यूमंस का एनिमल्स और नेचर के बीच में कॉन्वर्जेशन इस वे में दिखाया गया है. तो बहुत ही वाइजली ये बुक्स लिखी गई हैं और तकरीबन 3500 साल पहले इनको लिखा गया था. अस्तित्व में तो ये चीजें पहले से थी लेकिन लिखा उनको जब गया था. इनके जो डायलॉग्स हैं वो भी हार्मिकल वे में है. जैसे हम प्रेयर करते हैं तो जिसकी एक अलग ही राइम होती है, उसी वे में. इसमें नदियों के बारे में, ठीक है ना, हमारे पीपल की वैल्यू के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और इनको हीरो की तरह भी रिप्रेजेंट किया गया है. नेचर को, चाहे एनिमल हो, चाहे इन सब के बारे में. देखिए, गॉड और गॉडेस के अलावा हमने अपने हीरो को एनिमल्स को भी माना है, नदियों को भी माना है, नेचर को भी माना है, ठीक है ना. और इसमें बहुत सारी कहानियां भी हैं पास्ट से रिलेटेड, जो उस टाइम में हुई थी. कुछ युद्ध लड़े गए थे, तो वो मेन जो उस समय पे युद्ध लड़े जाते थे, तो वो जो युद्ध होते थे वो खाने के ऊपर, जानवरों के फूड सोर्सेज जो होते हैं उनके ऊपर, इनके ऊपर. और क्या होता था कि दूसरे ग्रुप के द्वारा उनको कैप्चर कर लिया जाता था. उसके बाद अब जो जिनको वो कैप्चर कर रहे हैं उनको गुलाम बना के रख लिया जाता. गुलाम किसी को अपने अंडर में रख लेना, उनके अधिकार छीन लेना, अपने अंडर में उनको बोलते हैं. देखिए, ऋग्वेद और इनकी जो लैंग्वेज है वो लिटरेरी है. लिटरेरी वो सोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं साहित्यिक, मतलब जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं कि किस तरह का कल्चर था हमारे पास्ट का. देखिए, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज फैमिलीज यहाँ पे बताया गया है. संस्कृत. संस्कृत एक मतलब लैंग्वेज की फैमिली जिसमें इंडो और यूरोपियन फैमिलीज को कंसीडर किया गया है, जिसमें कि हमारी जो इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है, असमिया, गुजराती, हिंदी, सिंध, कश्मीरी, ये जो सारी लैंग्वेज अभी मैंने बताई ये सारी इंडो यूरोपियन फैमिली की है. और एक यूरोपियन अगर फैमिली की बात करें उसकी जो लैंग्वेज है तो फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, ये जो अभी मैंने बताई आपको लैंग्वेज, ये सारी यूरोपियन लैंग्वेज है. आगे अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में दिया हुआ है, देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में ही पता चलता है.
इन जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, लैंग्वेज को जानते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम जो वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा नाम मिलता था, अभी मिलता है, ऐसे पास्ट में मिलता था। तो जो परफॉर्म कर रहा है रिचुअल्स, पूजा पाठ करा रहा है, तो उसको प्रीस्ट कहा जाता था। फार्मिंग करने वाला फार्मर कहा जाता था, ठीक है। पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण, जो लोगों की रक्षा करता था, उसे राजा बोलते थे, ठीक है ना। पहले जो राजा थे वो डिफरेंट थे बाद के राजाओं से। जो सबसे पहले माना जाता है कि जो राजा थे, उनको राजा हम इस वे पे नहीं बोलते थे कि उनके पास महल होंगे, बहुत सारी जायदाद होगी, खजाना होगा। नहीं, पहले जो राजा मानते थे जो लोगों की रक्षा करता था, और बदले में लोग उसको खुद से गिफ्ट देते थे और जो चीजें उसके जीने के लिए, तो इससे उसकी लाइफ भी चलती रहती थी, उसको राजा समझा जाता था। तो कुछ यहाँ पे और भी एक्ट ऐसे दिए हुए हैं जिनके आधार पर उनको इनके नाम मिले थे, ठीक है ना। देखिए, ऐसा नहीं था पहले कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अभी क्या होता है, या अभी इससे पहले की बात करें तो हम अपने जो आने वाला वारिस होता है, हम उसे ही सोचते हैं कि सारी हमारी जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी हमारा है उसे मिल जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, जो योग्य है केवल वही राजा बनता था। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही बनता था, ठीक है ना। और जो लोग होते थे वो सभी तरह के काम पहले करते थे। देखिए, बिजनेसमैन भी थे, ट्रेडर्स थे, फार्मिंग भी करते थे, आर्टिस्ट भी थे, और बहुत सारे काम जो उस समय लोगों के बीच में प्रिविलेज थे, ठीक है ना। अगर हम हाइम्स की बात करें, इसमें हाइम्स के बारे में आगे भी दिया हुआ है कि जो आर्य है उन्होंने कंसीडर किया था, मतलब उन्होंने जो आर्य जो लोग हैं उन्होंने हाइम्स की लैंग्वेज कंसीडर की थी, ठीक है। और उनके जो अपोनेंट्स थे आर्या के, वो थे दसास। दसास के बीच में, उनके बीच में युद्ध भी हुआ था। अगर देखिए, दसास आर्यंस ने क्या किया, दसास को कैप्चर कर लिया और उनको अपने अंडर में अपनी चीजें जो थी वो उनको सिखाई। उन्होंने सिखाई मतलब जबरदस्ती कराई एक तरह से। आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए, बरियल साइट्स क्या होती है, पहले इसके बारे में बता दूं कि जो चीजें पुराने समय में दफना दी गई मिट्टी के नीचे, किसी भी वजह से मिट्टी में दब के रह गई, और वो आज के समय में जब मिलती है, फाउंड होती है, आर्कियोलॉजिकल एक डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा, तो वो उसको सर्वे करते हैं और पहचानते हैं ये सारी चीजें कहाँ से होती है। तो अभी हम आर्य और तसास की जो बात कर रहे थे, तो उनके कुछ क्लूज मिले थे इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 3000 साल पहले, ठीक है ना। लोग क्या करते थे कि कुछ पहचान छूट जाए आगे के लिए, या कुछ भी इनकी मिथ होती थी उनके बारे में, तो उनके साथ वो कुछ ना कुछ साइन छोड़ देते थे। जैसे कि बड़ा सा पत्थर लगा दिया है। एक वर्ड है मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते हैं ये बताऊं आपको। कोई भी जैसे कि डेड बॉडी हमने दफनाई, तो उसके साथ एक बड़ा सा पत्थर एक प्रूफ के तौर पे उसको कुछ लिख कर इस तरह से हमने स्टैब्लिश कर दिया हुआ कि आने वाले कई सालों में जब वो वहां पे साइट पर भी पहुंचे, तो उसको रीड करे, स्टडी करे और समझे कि ये क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की जो साइट्स मिलती थी वो नॉर्थ इंडिया, कश्मीर में, और डेक्कन साउथ इंडिया की तरफ भी काफी मिलती हैं। ये जो साइट्स हैं इनके बारे में मैं बताऊं तो ये क्या होता है, मिट्टी को खोद के एक पार्टिकुलर गहराई में किसी भी शेप में, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, सर्कुलर हो, बॉक्स टाइप में, एक चैम्बर बनाते थे और उसमें उनको बरी कर दिया जाता था और एक स्पेशल साइन के साथ उनको छोड़ दिया जाता था। बोल्डर के बारे में इसमें बताया, बोल्डर एक पत्थर को बोलते हैं। तो इस तरह से बड़े जो सर्कुलर टाइप में पत्थर होते हैं उनको रख दिया जाता था, जैसे कि आप अपने बुक में पिक्चर में देख सकते हैं। कुछ साइट्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फाइंड की है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेगालिथिक जो साइट्स हैं, इनमें कुछ टूल्स भी मिले, कुछ ऑर्नामेंट मिले, स्केलेटन मिले, बोन्स। ये जो सारी चीजें हैं ये स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, कि जो व्यक्ति दफनाया गया है उस कब्र में, उसका स्टेटस क्या है। अगर उसके साथ कुछ स्पेसिफिक चीजें मिलती है, जैसे कि इसमें एक दिया हुआ है ब्रह्मगिरी, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साइट फाउंड की थी जिसमें कि 33 गोल्ड बीड्स थे, कुछ स्टोन्स के बीड्स थे, 4 कॉपर बैंगल थे, एक सेल था कॉच, जो कि सन आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो और बाकी के जो इसके नियर बाई
ग्रेव्स मिली थी उनमें ये सारी चीजें नहीं थी, वो शायद कुछ पुअर्स की या ऑर्डिनरी पीपल्स की रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करता है। आगे हम बढ़े, आगे अगर हम बात करें तो देखिए जो स्केलेटन स्केलेटन जो ह्यूमन बोन का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसे बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है ना। तो ये समझने में हमें हेल्प करता है कि ये स्केलेटन है ये कब्र किसकी, ये पहचानने में, जैसे कि इधर इट इज फॉर मैन और वुमेन, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है स्केलेटन के बारे में कि वैसे मुश्किल हो जाता है स्टडी करना, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ वेज फाउंड किए जिसपे इसके आधार पे ये बताया जा सकता है कि ये बच्चे का है, बड़े का है, औरत का है या आदमी का है, ठीक है ना। अगर ये इजी हो जाता है ये पहचानना कि अगर कोई ऑर्नामेंट किसी कब्र के साथ, किसी ग्रेव के साथ मिल गया तो ये पहचानना कि ये किसका है। देखिए अगर हम बात करें एमएम गोन्स, तो ये कुछ खास साइट्स हैं जो कि फाउंड हुई जिनके बारे में रिसर्च किया गया और पता चला। तो महाराष्ट्र में गोड नदी के किनारे एक इनाम गोन नाम एक साइट है जहां 1967 एंड 68 में ये फाउंड हुई थी, और लगभग माना जाता है कि ये साइट 3600 से लेकर 2700 साल पुरानी तक है। यहाँ क्या है इस साइट के बारे में स्पेशल कि यहाँ पे जैसे और जगह जो चीजें मिलती थी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, यहाँ पे इनको सिर्फ ग्रेव में ऑर्नामेंट, पत्थर, कुछ यही नहीं, इसके साथ साथ उनको फूड्स भी मिलते थे, जैसे कि उनको ग्रेन्स मिले, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, सी सैम, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। जब इनको दफनाया जाता था तो इनके साथ में एक बर्तन भी रखा जाता था, बर्तन में कुछ फूड वगैरह रख दिया जाता था, और ये परसेप्शन रहा होगा शायद उस समय कि यहाँ से इनकी जो नेक्स्ट जर्नी शुरू होगी तो उस जर्नी के लिए ये चीजें इनको रिक्वायर्ड होंगी। और जो इनका दफनाने का वे होता था वो औरों से डिफरेंट होता था। क्या होता था कि इनको एक ओवल शेप में दफनाया जाता था, और उनका जो सर रखा जाता था वो नॉर्थ की तरफ और पैर साउथ की तरफ। तो ये इनका इस वजह से ये जो इनके साथ की जाती थी दफनाते समय, यही चीज इनको डिफरेंट बनाती थी। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर हिस्ट्री का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।